तो करंट अफेयर्स के अगले टॉपिक के अंतर्गत आज आप सभी पढ़ेंगे। पहला है भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ये आप देख पा रहे होंगे, ये भारत का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। मतलब ओवरऑल इसका निर्माण जो हो रहा है वो असम में हो रहा है। असम में एक जगह है जोगीघोपा, वहाँ पर ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण लगभग प्रगति में चल रहा है। और केंद्रीय पत्तन और पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। क्या नाम है? सर्बानंद सोनोवाल। वो भी असम से ही हैं आपके, ठीक है, पहले असम के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसके निर्माण की प्रगति की समीक्षा को लेकर के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी। तो ये काफ़ी चर्चा में है और ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। लॉजिस्टिक मतलब जो हमारे देश में गुड्स बनती हैं उन सभी गुड्स को यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन और साथ में वेयर हाउस और ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो सारा एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर देना। तो ये 2000 अभी इसका कार्य प्रगति में है, अभी निर्माण में चल रहा है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है। ये बन रहा है आपका जोगीघोपा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास ही है। भगवान करे कभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ना रहे ये, है ना, कभी ऐसा ना हो बाढ़ ना आए। और सही बताएं, जैसे अभी दिल्ली की हालत है, दिल्ली में 45 साल बाद इतनी बड़ी आपदा आई है कि लोगों का संभाला नहीं जा रहा, लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। लोग क्या, सरकार नहीं संभाल पा रही। और सिर्फ दिल्ली की हालत खराब नहीं है, देखेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर गुजरात में राजकोट में बड़ा जल भराव, बारिश इस समय हो रही है खूब बढ़िया उत्तर भारत में। और इतनी नदियां उफान में हैं, है ना, उत्तर भारत की लगभग सभी नदियां इस समय उफान में हैं। और जहां जहां पर भी जो देखो, एक तो हमने क्या किया है ना, नदी वेशनों का अतिक्रमण कर लिया है ऑलरेडी। जहां पे नदी का बहाव क्षेत्र था उसी में जाके हम खुद बस गए हैं। तो जब नदी वेशनों को हम कैप्चर कर लेंगे तो निश्चित तौर पे डूब एरिया कभी ना कभी तो बाढ़ आएगी और वो डूबेगा, है ना। तो यमुना का जो जलस्तर है, वैसे देखेंगे दिल्ली में यमुना तो आपको बहुत छोटी दिखाई देगी, कभी पानी रहता ही नहीं है उसमें, है ना। लेकिन हथनी कुंड बैराज से इस बार जब पानी छोड़ा गया तो दिल्ली जलमग्न हो गई। अब शायद सरकार इससे कुछ सीखे और समय रहते नदी का जो सिल्ट है, गाद है, कई बार नदी में क्या होता है ना, बहुत सारी सिल्ट और गाद जम जाती है और हम हमेशा ये उपेक्षा करते रहते हैं कि चलो समय रहते इसको क्या करेंगे, साफ करेंगे। जबकि चाहिए ये कि समय समय पे उसकी सफाई होती रहे, उसका बेसिन को गहरा किया जाता रहे कि कभी उसकी जल धारण क्षमता बढ़ती है, कभी भी पानी ज़्यादा आता है तो वो संभाल सके अपने आप को। लेकिन आमतौर पे सरकारें भी कई बार अवहेलना करती हैं और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि व्यापक जन धन की हानि होती है और लोग भी जो बसावट हो जाती है, लीगल बसावट है वहाँ पे, बहुत सारे ऐसे भी है। लेकिन इस बार जल स्तर काफ़ी खतरनाक था, है ना, और अभी भी दिक्कत ख़त्म चल रहा है। सर मुंबई में भी, हाँ मुंबई में भी यही हाल है, लगभग हाल सब जगह ख़राब है। चंदन कुमार जी कह रहे हैं टेस्ट सीरीज आपके संस्थान से कर लें क्या? हाँ, टेस्ट सीरीज जैसे लाइक आपका यूपीएससी है, क्योंकि मैं पहले प्रीवियस ईयर करवाऊंगा आप लोगों के, मतलब प्रीवियस ईयर का टारगेट दूंगा आप लोगों को। तो प्रीवियस ईयर से आप टेस्ट सीरीज देना चालू करोगे, वो आपको कहीं मिलेगा नहीं। मतलब प्रीवियस ईयर इसलिए दिलाऊंगा ताकि आयोग के लेवल को पहले समझो, फिर इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट भी आपका होगा। तो यदि टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन करना तो संस्थान का जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो टेस्ट मतलब 2 तरीके से हमने टेस्ट बनवाए हैं। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, उसको इन डेप्थ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज आप लोग संस्थान से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आज़ाद IAS एकेडमी के ऐप में टेस्ट सीरीज सारी मिल जाएंगी और आप लोग उसी स्टेट वाइज भी मिल जाएंगी और उसकी भी मिल जाएंगी। बिल्कुल दीक्षा शर्मा जी, नोएडा तो बिल्कुल पूरा यमुना के किनारे का जितना भी एरिया है, नोएडा 135 को देख लीजिए पूरा, वहाँ पे इतने सारे फार्म हाउस बसे हुए हैं और वो जितना भी डूब एरिया में कंस्ट्रक्शन हुआ है वो अपने आप में इतना खतरनाक है कि भयावह तो होगा। देखो प्रकृति को 1 मिनट लगता है, आप खुद सोचिए, नेचर को 1 मिनट लगता है, 1 मिनट में नेचर जो है अपना रूप दिखा देती है, अपना रंग दिखा देती है, ठीक है। प्रकृति को आप नहीं कर सकते हैं,
कभी आप लोगों ने एक मूवी देखी हो, अभी आई थी, वो नया पार्ट आया था, मार्वल की सीरीज है गार्जियन ऑफ गैलेक्सी। गार्जियन ऑफ गैलेक्सी में आप देखेंगे वहाँ पे लगभग 5 लोगों की एक टीम होती है और 5 लोगों की टीम में अलग अलग जो है लोग रहते हैं। जैसे लाइक एक उसमें ह्यूमन है, वो पावर है, मतलब बटिस्टा को दिखाया गया, वो बड़ा शक्तिशाली रहता है, पावरफुल रहता है। एक जो है उसमें मानवीय इंसान है, वो गार्जियन ऑफ गैलेक्सी होते हैं, मतलब पूरे गैलेक्सीज को वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एक इमेजिनरी फिल्म बनाई गई है, मार्वल की जो एवेंजर सीरीज है उसी के साथ उसको मर्ज भी किया गया है। तो बड़ी मतलब उसमें जैसे मुझे जो सीखने को मिलता है ना, मैं चीज़ों को बड़ा डीप एनालिसिस करता हूँ। उसमें ग्रूड करके पर्सन है, ग्रूड एक पौधा होता है, पेड़ होता है, वृक्ष होता है, वो भी मतलब तो वो प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रूड होता है प्रकृति, उसमें एक रॉकेट करके पर्सन होता है छोटा सा, और वो एक तरीके से जेनेटिक्स इंजीनियरिंग यानी कि साइंस के थ्रू बना है और विज्ञान ने उसे बनाया होता है, लगातार उसके साथ जेनेटिक प्रयोग कर करके वो बनाया जाता है रॉकेट। आप लोगों ने देखा होगा गार्जियन ऑफ गैलेक्सी, कुछ लोग यदि होंगे इतने। और उसमें एक तो जैसे हमारे जैसा ही इंसान होता है, तकनीकी से वो पूरा लैस रहता है, और उसमें एक महिला होती है जो थाइनोस होता है उसकी बेटी है ना, गमोरा। तो अब आप सोचो कि वो मूवी को जो मेरे पर्सपेक्टिव से मैंने समझा कि उसमें प्रकृति भी है, विज्ञान भी है, मनुष्य भी है, मानव भी है, मानव में दोनों है, स्त्री और पुरुष दोनों है, और तीसरा पावर भी है। यानी ये पांचों चीजें ही प्रकृति का क्या कर सकती हैं, संरक्षण कर सकती हैं। आप किसी भी एक चीज की अवहेलना करेंगे ना तो फिर प्रकृति में क्या होगा, असंतुलन आ जाएगा। आप जैसे उसमें ग्रूड को देखेंगे, वो ज्यादा कुछ बातचीत नहीं करता, वो हमेशा सिर्फ एक ही बोलता है, मैं हूं ग्रूड। प्रकृति ज्यादा बातचीत नहीं करती है, लेकिन जब कभी संकट और विपदा आती है तो वही बचाता है सबको, है ना। कभी उसका पहला पार्ट देखिएगा, वही बचाता, अपने आप को खत्म कर लेता है और फिर बचाता। तो नेचर को ले करके चलना पड़ेगा। वो मूवी ये दिखाती है कि इस पूरे गैलेक्सी को बचाना है, इस ब्रह्मांड को बचाना है, तो ये पांचों को एक साथ आना पड़ेगा, विज्ञान को, नेचर को। यही सतत विकास है। मतलब सतत विकास, ऐसा डेवलपमेंट मत करिए जिससे प्रकृति के साथ नुकसान हो जाए। तो प्रकृति, इंसान, मानव, मानव में स्त्री पुरुष दोनों, और जो रॉकेट है वो जीव है, मतलब जीव समुदाय का पूरा प्रतिनिधित्व करता है, विज्ञान से जुड़ा हुआ, सारे साइंस से जुड़े होते हैं। तो ये अल्टीमेट आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी जो है, और उसमें पूरा कॉन्सेप्ट यही है। एवेंजर्स में देखेंगे थाइनोस करता क्या है, थाइनोस पूरे नेचर का संतुलन करना चाहता है, एक विलन के तौर पे होता है, और वो कहता है कि हर गैलेक्सी में आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इस आबादी को ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन संभव रह पाएगा। तो वो हर जगह जाता है और पूरे के पूरे प्लेनेट को नष्ट करता जाता है। पृथ्वी भी आता है, आपको शायद पता होगा, एवेंजर्स का जो एंड गेम सीरीज होता है उसमें वो पृथ्वी भी आता है और अल्टीमेट पृथ्वी में भी आधी आबादी ख़त्म कर देता है। तो मतलब ये कंडीशंस जो है मूवियों में भी आप समझोगे तो अल्टीमेट कॉन्सेप्ट वही है कि नेचर के साथ खिलवाड़ खतरनाक है ना, नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अब आप लोग ऐसा ना करना कि गार्जियन ऑफ गैलेक्सी देखने लग जाओ, लेकिन एक प्रोस्पेक्टिव है, एक नज़रिया है। हाँ, तो ये आप देख पा रहे हैं पीछे आपके सामने, ये देख पा रहे हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है आपका, ये असम में बना है। जगह का नाम मैंने आपको बताया, जोगी घोपा, जोगी घोपा, जोगी, ब्रह्मपुत्र नदी के पास ही है ये घोपा, ठीक है। भारत का पहला पार्क है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2023 तक कार्य पूरा हो जाएगा। और भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी जो है परियोजना है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना, पीएम गति शक्ति, कुछ भी हो सकते हैं, उसके तहत जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। लगभग 693 करोड़ रुपए की लागत आई है और इससे जल, सड़क, रेल और हवाई मार्ग से सीधा संपर्क प्रदान करेगा। अब इसको नदी के पास इसलिए किया गया क्योंकि जो अंतःस्थलीय परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसको भी ध्यान में रखा जा सके। तो 317 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो जोगी घोपा में अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। G20 आप लोगों ने देखा होगा। G20 मैंने इतना करंट अफेयर्स बता रहा आपको। अब जब तक सम्मेलन नहीं हो जाता है कुछ ना कुछ चर्चा बनी रहेगी G20 को लेकर। तो G20 जितने भी कंट्री हैं उन सभी के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की एक बैठक आयोजित हुई थी। ये आप देख सकते हैं, पहली बैठक हुई है। हमारी वित्त मंत्री बैठी हुई हैं और शक्तिकांत दास जी बैठे हुए हैं, RBI गवर्नर। तो G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक आयोजित हुई।
ये बैठक आपकी 24 से 25 अप्रैल में आयोजित हुई थी। तो अभी मतलब ये बैठकों का दौर चलता रहेगा, कभी स्वास्थ्य मंत्री, कभी विदेश मंत्री। ठीक है, कहाँ आयोजित हुई? बंगलुरु में। बंगलुरु, ठीक है, कहाँ आयोजित हुई? ये बंगलुरु में आयोजित हुई। कहाँ आयोजित हुई? बंगलुरु में आयोजित हुई। ठीक है, तो भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत जो है ये बैठकें आयोजित हो रही हैं और इसमें जो है आपके RBI गवर्नर शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सह अध्यक्षता में ये पूरा का पूरा ये बैठक हुई थी आपकी। और इसमें जो है सारे देशों के उद्देश्य वही है, वित्तीय समावेशन, डिजिटल इकोनॉमी डेवलप करना है, हमें कैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो है और बूस्ट करना है, G20 देशों से जुड़े हुए सदस्यों की अर्थव्यवस्था को कैसे बूस्ट करना है, यही सब बातें जो आम तौर पे होती हैं वही अच्छी बातें यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यही अच्छी बातें यहाँ पे करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये आपका बैठक हो गई, आगे चलते हैं। हाँ, ये बैठक ही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है एक इंडेक्स है आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक लाइक गुड्स वगैरह जो होती हैं आपकी, उसी को लेकर के इस इंडेक्स को दूसरा नाम देते हैं लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक 2023। लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक 2023। लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक 2023। ठीक है, ये जारी किया गया। जारी करने वाली संस्था आपकी वर्ल्ड बैंक समूह है, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया इसे, विश्व बैंक। अब लॉजिस्टिक को लेकर अभी हमारे देश में काम होना चालू हुआ है, हम तो अब जा कर के जगह हैं और लॉजिस्टिक गुड्स के लिए काम कर रहे हैं। तो अप्रैल 2023 में ये आई थी रिपोर्ट आपकी। टोटल 139 देश थे। इस सूचकांक में नंबर 1 पे सिंगापुर है। नंबर 1 है आपका सिंगापुर। नंबर 1 में सिंगापुर है। नंबर 2 में आपका फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है। फिनलैंड है, नंबर 3 में डेनमार्क है। टॉप 3 आपके ये हैं। भारत की बात करें तो भारत किस नंबर पे है? भारत का 38वां स्थान है। इंडिया का 38 स्थान है। भारत है इसमें लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक में 38 नंबर पे। ठीक है, तो टॉप 3 में नंबर 1 में सिंगापुर और भारत है आपका 38वें स्थान पे, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा सूचकांक 6 घटकों पे विश्लेषण करता है कि भैया किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सीमा शुल्क कैसा है वहाँ का, इंटरनेशनल शिपमेंट कैसा है, समयबद्धता कैसा है, लॉजिस्टिक का जो है वहाँ पे ट्रैकिंग और ट्रेसिंग कैसा है। ये सारे मानकों के आधार पे सूचकांक बनाया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमा शुल्क, इंटरनेशनल शिपमेंट, समयबद्धता की कितना टाइमली कौन सा पहुँचता है, ये सारी चीज़ों को लेकर अभी भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। भारत 38वें स्थान पे है। 38वें स्थान पे भारत अकेले नहीं है, इसके साथ सऊदी अरब, पुर्तगाल, लिथुआनिया भी 38वें स्थान में ही हैं। ठीक है, तो ये लॉजिस्टिक सूचकांक है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर्स आपका जो है ये है NTC-WPC से। NTC-PWC इसका फुल फॉर्म है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट, वाटरवेज एंड कोस्ट। ये आप समझ गए होंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि पत्तन मतलब बंदरगाह जितने भी हैं, पोत परिवहन इसकी क्षेत्र में के लिए ये आपका एक जो है बनाया गया है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट। ठीक है, ये इसका उद्घाटन हुआ चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, चेन्नई, तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल जी ने। कौन करेगा भाई? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, इसका उद्घाटन हुआ चेन्नई में 24 अप्रैल 2023 को चेन्नई, तमिलनाडु में सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो लगभग 77 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और इस संस्थान की स्थापना की जा रही है
आईआईटी चेन्नई में इसको स्थापित किया जा रहा है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आईआईटी चेन्नई में, आईआईटी मद्रास जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट, ये से आपका बन रहा है। और अल्टीमेट उद्देश्य वही है, पत्तन पोत परिवहन इसके क्षेत्र में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है उसका विकास करना। ठीक है, और इसके लिए जो है कई सारे विश्व स्तरीय जो चीज़ें हैं उनको इस्टेब्लिश करना, उनको बनाना। ठीक है, तो ये आपका जो है NTCPWC के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये संस्था आपकी चेन्नई में, आईआईटी चेन्नई में बनाई जा रही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये आप देख रहे हैं, ये खबर है रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे से। रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे, आप कहेंगे सर इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा में है तभी कर रहे हैं। इसके द्वारा स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा जारी की गई है। स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा जारी करने की घोषणा की है इसने। ठीक है, तो स्थानीय मुद्रा में जिम्बाब्वे में काफ़ी उलटफेर चल रही है, तो उसको लेकर के उसको स्थिर रखने के लिए डिजिटल करेंसी जारी की है रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने, और वो गोल्ड के आधार पे है, गोल्ड के रेट के आधार पे जो है उस करेंसी को जारी किया गया है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे के द्वारा ये जो है, रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे में होगा, उसकी राजधानी हरारे है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और इस समय एक पर्सन है मुंगडिया वहाँ के आरबीआई गवर्नर हैं। ठीक है, आरबीआई नहीं, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे के गवर्नर हैं। उसका रिजर्व बैंक आरबीजेड होगा इसका, है ना, आरबीजेड होगा, रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे। आरबीजेड के गवर्नर आपके मुंगडिया महोदय हैं। तो आपको पता है जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे डॉलर चलती है। ठीक है, और अफ्रीका देश, दक्षिण अफ्रीका में है आपका, वहीं दक्षिण अफ्रीकी देशों में का एक समूह के तौर पे देखा जा सकता है। तो इसके द्वारा क्या किया गया है, स्वर्ण समर्थित आपकी मुद्रा जारी की गई है। कैसी मुद्रा जारी की गई है? डिजिटल मुद्रा जारी की गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला। ये आपका INS विक्रांत है, आप सभी जानते हैं भारत का ये स्वदेशी पोत है, भारत के द्वारा डेवलप किया गया है। अब INS विक्रांत पे जो है लैंडिंग कराई गई है, किसकी? विमानों की, लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई गई थी 24 मई 2023 को। ठीक है, और लड़ाकू विमान जो है MiG-29K के बारे में आप जानते हैं, रूसी लड़ाकू विमान है, रसिया के द्वारा इंपोर्ट किया गया था, और मिकियान ब्यूरो एक संस्था, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो ये जो है आपका डेवलप किया गया है। पहली बात, INS विक्रांत भारत के द्वारा खुद डेवलप किया गया युद्धपोत है। युद्धपोत आप सभी समझते हैं, जो है समुद्री क्षेत्रों में पूरी तरीके से अत्याधुनिक तकनीकी के द्वारा विकसित किया जाता है। 2013 में इसका जलावरण किया गया था, 2009 से इसका निर्माण चालू किया गया था। भारत का स्वदेशी रूप से विकसित ये विमान वाहक पोत है। ठीक है, ये 2 सितंबर 2022 से भारत राष्ट्र की सेवा में है, और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया था। तो लड़ाकू विमान MiG-29K जो है आपके इसमें जो है उतारे गए हैं, और ये जो है इसका ट्रायल आपका चला है, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका। ठीक है, INS विक्रांत। तो ये INS विक्रांत पे लड़ाकू विमानों को जो है उतारा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, RBI स्टेट बैंक रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे के द्वारा स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा जारी की गई है। ये आपका NTCPWC, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये बनाया जा रहा है चेन्नई, IIT चेन्नई में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, और IIT मद्रास ये लिखा हुआ है, IITM लिखा हुआ है ना, IITM का मतलब है IIT मद्रास। ठीक है, वहाँ पे बनाया जा रहा है। इसके बाद ये आपका नेक्स्ट है, ये लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक 2023 के अंतर्गत नंबर 1 पे सिंगापुर है, भारत 38वें नंबर पे है। इसके बाद आप देखेंगे ये G20 वित्त मंत्री और RBI गवर्नरों की बैठक हुई थी। ठीक है, इसके बाद ये आपका भारत का पहला लॉजिस्टिक पार्क है जो कि जोगीघोपा असम में बनाया गया है। इस तरीके से करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके 5 टॉपिक जैसा कि हम कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके आज कंप्लीट हुए। ठीक है, तो लगातार बस देखो, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो हाथी भी खा जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, हाथी मतलब सिलेबस आपका, थोड़ा थोड़ा करेंगे। करंट अफेयर्स कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना ज़्यादा आपको डर लगता है करंट अफेयर्स से, सारा दर्द धरा का धरा आप रखा रह जाएगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, क्यों डरना भाई। आप इतना बढ़िया से करंट अफेयर्स पूरा पढ़ रहे हैं, रेगुलर हैं, कंटिन्यूअस हैं, बस पढ़ डालिए, इसको याद कर डालिए और फिर टेंशन फ्री हो करके रहिए।
करंट अफेयर्स बहुत ही शानदार जो है मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, बस आप करते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा। 5 टॉपिक धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक है। चलिए।